बाल दिवस यानी सभी बच्चों के लिए खुशियों का दिन, उत्सव का दिन, उल्लास का दिन। लेकिन क्या सचमुच ये बाल दिवस सभी बच्चों के लिए होता है? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बाल दिवस से बेखबर, इस उत्सव से बेखबर, इस उल्लास से बेखबर अपने काम में लगे रहते हैं। दिन रात सिर्फ अपना काम करते हैं। न उनके लिए कोई स्कूल है, न उत्सव है, न त्योहार है। उनके लिए तो है बस सिर्फ उनका काम। प्रशिक्षण संस्थान से पत्र आया था। 3 दिन बाद मुझे शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने बाल श्रम इस विषय पर व्याख्यान देना था। अब यूं तो बाल श्रम पर मेरे पहले भी 4-5 व्याख्यान हो चुके हैं, लेकिन मामला वरिष्ठ अधिकारियों का था, इसलिए सोचा कि अच्छी तरह व्याख्यान दिया जाए। इसलिए मैं विभागीय पुस्तकालय से बाल श्रम और श्रम कानून पर 4-5 किताबें उठा के ले आया। मेरा हमेशा का उसूल रहा है कि जब कभी बाहर व्याख्यान देना हो तो ज़्यादा तैयारी से देना चाहिए। इससे अपनी धाक भी बनी रहती है और व्याख्यान की दुकानदारी भी चलती रहती है। वैसे भी अब अपने संस्थान में तो व्याख्यान देने का कोई फ़ायदा रहा ही नहीं है। मैंने पत्नी को बड़े गर्व से डाइनिंग टेबल पर ये बात बताई तो पत्नी मजाकिया लहजे में बोली, अरे बाल श्रम की छोड़ो, पहले अपने घर की तो देखो। हमारे यहाँ जो रमा काम करती है उसकी उम्र तो 11 साल है। ऐसे में तो उसे भी इस काम से छुट्टी मिलनी चाहिए। मैंने कहा, हाँ, यही बात मैं वहाँ पुरजोर ढंग से उठाने वाला हूँ। यही बात मैं लोगों को बताने वाला हूँ कि देखिए ऐसे बच्चों की क्या हालत होती है। अब तुम ही सोचो, अगर रमा हमारे घर काम नहीं करती तो क्या करती? उसका बाप तो उसे चकले पर बैठाने की धमकी दे रहा था। उसका शराबी बाप वो उसकी 3-4 बहनें और उसकी माँ को लगातार पीटता रहता है और पैसे वसूलता रहता है। ऐसे में रमा की सामाजिक सुरक्षा की क्या गारंटी है? अगर हम उसे महीने में 500-700 रुपये पगार दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, तो एक तरह से तो हम उसका भला ही कर रहे हैं। और तुम तो उसे कुछ दिनों बाद 5वीं की परीक्षा में भी बैठाने वाली हो। इससे तो रमा को फायदा ही होने वाला है। दरअसल मेरे दिमाग में लगातार विचार आ रहे थे और एक बहुत अच्छे व्याख्यान का खाका तैयार हो रहा था। दरअसल रमा का प्रवेश भी हमारे घर में बहुत नाटकीय ढंग से हुआ था। हुआ ये कि पत्नी को टाइफाइड हो गया था और घर में काम करने की बहुत समस्याएं होने लगी थीं। मेरा कॉलेज, दोनों बच्चियों का स्कूल, इन सब के बीच में तालमेल बैठाकर कैसे घर का सारा काम काज किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में काम करने वाली बाई को टाइम नहीं था। आखिर उसी से कहा कि कोई एक ऐसी बाई ढूंढ के लाओ जो घर का काम काज कर सके, थोड़ा बहुत हाथ बटा सके। लेकिन उसने जो बाइयाँ लाई वो इतना ज़्यादा पैसा मांग रही थी कि उनकी कीमत सुनकर ही पसीना आ गया। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी सब उधेड़-बुन में एक दिन हमारी बाई इस बच्ची को लेकर हाजिर हुई। उसे देखते ही मैंने कहा कि अरे ये इतनी 10-11 साल की बच्ची ये क्या काम करेगी? इससे पहले कि हमारी बाई कुछ कह पाती, उस बच्ची ने धड़ाधड़ बोलना शुरू कर दिया। बर्तन आते हैं, चौका आता है, झाड़ू बहारा कर लेती हूँ। हाँ, बस थोड़ा प्रेस करने में प्रॉब्लम होता है। और तो और मैं रोटी भी सेक दूंगी और माँ जी के हाथ पैर भी दबा दूंगी। उस बच्ची की स्टाइल पर बहुत प्रेम आ गया और हमने उसे रख लिया। बाद में मालूम पड़ा कि ये सारा जवाब उसका तोता रटंत था। उसे दरअसल किसी काम का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बस इस बात का संतोष था कि घर में कोई है जो पत्नी का हाथ बटा रहा है, वक्त ज़रूरत घंटी पड़ने पर दरवाज़ा खोल देता है, कपड़ों की घड़ी कर देता है और कभी कभार ज़रूरत पड़े तो चाय भी बना देता है। और साथ में भाव भी ये था कि हम 10-11 साल की किसी बच्ची का कोई भला कर रहे हैं। रमा का ख्याल आते ही मेरे दिमाग में व्याख्यान के बहुत सुंदर सुंदर चित्र उभरने लगे और उन्हीं ख्यालों में नींद कब लग गई पता ही नहीं लगा। रात को जब नींद खुली तो लगा कि कोई दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। देखा तो घड़ी में रात के 1 बजे थे। हमने घबराकर दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर सामने पसीने से तरबतर रमा खड़ी है। दरवाज़ा खोलते ही वो तेज़ी से पत्नी से लिपट गई और बोली, आंटी आंटी मुझे बचा लो, आंटी मुझे बचा लो, मेरा बाप मुझे बहुत पीट रहा है, वो बहुत ज़्यादा दारू पिए हुए है। माँ और बहनें भी घर पे नहीं हैं, माँ और बहनें गई हैं किसी शादी में चौका बर्तन करने के लिए। आंटी वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। पत्नी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, आज की रात इस बच्ची को अपने घर रख लें?
मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन अचानक मुझे मेरी बच्चियों का ख़्याल आया और मैंने कहा, अरे उसे यहाँ रख लेंगे और उसका बाप उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गया तो? उसने हमारे साथ कुछ बदतमीज़ी की तो? उसने कल को हमारी बच्चियों के साथ कुछ कर दिया तो? और ये सारे प्रश्न जब मेरे दिमाग में कौंधने लगे, तो मुझे लगा कि उसे अपने घर में रखना ठीक नहीं होगा। हम दोनों ने उसे समझा-बुझा कर कॉलोनी के चौकीदार के साथ एक बार फिर उसके घर वापस भेज दिया। जाते समय चौकीदार को हिदायत भी दी कि देखो, उसके बाप को ज़रा समझा कर आ जाना। रमा को भेजने के बाद हम दोनों वापस अपने बिस्तर पर लौट गए। पत्नी बार-बार बड़बड़ाए जा रही थी। न जाने कैसे काटेगी वो रात? क्यों हमने उसे उस आदमी के साथ भेज दिया? वहाँ वो कैसे रह पाएगी? पता नहीं ज़िंदा बचेगी भी कि नहीं? हम लोग कितने पत्थर दिल हो गए हैं। पत्नी लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन मैं उसकी बात को अनसुनी कर देना चाहता था। मेरे मन में डर समाया हुआ था, कहीं उसका बाप मेरी बच्चियों को न देख ले। अगर वो रमा का पीछा करते-करते मेरे घर में आ जाए और मेरी बच्चियों को देख ले, तो क्या होगा? कल को वो मेरी बच्चियों के साथ कहीं रास्ते में कोई बदसलूकी करे, तो क्या होगा? मेरे मन में डर था कि कहीं उसका बाप नीचे बिल्डिंग में आकर गाली-गलौच न करने लगे, कहीं शराब पीकर कोई हल्ला न करने लगे, कोई दंगा न करने लगे। अगर वो ऐसा करेगा, तो इस बिल्डिंग के लोगों के सामने मेरा क्या इंप्रेशन रह जाएगा? मैं तो अपनी ही चिंताओं में था। मैं लगातार इसी बारे में सोच रहा था कि कैसे मैं रमा के पिता से अपने परिवार को बचा सकूं। पत्नी लगातार बड़बड़ाए जा रही थी और मैं लगातार उसकी बात को अनसुनी करता चला जा रहा था। मैं दरअसल थक गया था। मैं दरअसल सोना चाहता था। मुझे बहुत नींद आ रही थी। इतनी ज़्यादा नींद कि पास में टेबल पर रखी बाल श्रम की पुस्तकें मुझे मुंह चिढ़ा रही हैं, ये भी मैं नहीं देख पा रहा था।